हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित साहू, असिस्टेंट सिग्नल, मुंबई पे कार्यरत हूँ। मुंबई में कल्याण जंक्शन पर। तो मुझे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं और 23 जून को मैंने ज्वाइन किया था 2023 में। तो इस 23 जून को मेरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हाल ही में मैंने अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया है, जो कि मेरा 16 जून को था, थर्ड शिफ्ट में। तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो मैंने जो टोटल 86-87 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसमें रीजनिंग में 30 में से 30 अटैम्प्ट किए हैं और मैथ में 30 में से 28 अटैम्प्ट किए और जीके जीएस में 40 में से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो मैथ रीजनिंग में तो किस्मत ठीक रहेगा तो लगभग सब सही रहेंगे। तो जीके जीएस में मेरे 8-10 क्वेश्चन कुछ गलत होने का चांस है। तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीके जीएस से। तो मैंने ये क्वेश्चन सब इसमें रजिस्टर में लिख के रखे हैं, है ना। क्योंकि मेरा डेली ड्यूटी रहता है, उसकी वजह से मैं बराबर उसको प्रॉपर स्लाइड वगैरह में लिख के तो नहीं बता सकता, इतना टाइम नहीं होता है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं यहाँ। तो मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कैट की स्थापना से, CAT कैट होता है उसकी स्थापना से संबंधित था। जो रेलवे बोर्ड का गया था ना उसमें मामला, तो उसके कैट के बारे में पूछा गया था। तो ये आंसर इसका 1985 था और मुझे इसमें पता नहीं था, तो मैंने इसमें तुक्का नहीं मारा। 80, 85, 90 ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सूती वस्त्र उद्योग किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो होता है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। और चूंकि मैं इसमें नोट में लिख नहीं रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं कि इसमें वो कैप्शन ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी में दिखाएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ, तो उसको ऑन कर लीजिए प्लीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बटेश्वर मेला से, कि बटेश्वर मेला किस राज्य में लगता है। तो बट सावित्री पूजा मुझे लगा बिहार में होगा, लेकिन बिहार में नहीं था, उसका आंसर था उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट बोला था राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, वो होता है महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता। लेकिन मुझे लगा क्या कि पूछा है कि राज्य में जो कानूनी प्रमुख कौन होता है, तो हमको लगा कि राज्यपाल होगा, तो ये भी मैं गलत कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा महाद्वीप बर्फ़ से ढका रहता है और ढके होने के कारण ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है, तो बर्फ़ से ढका रहता अपना अंटार्कटिका। तो ये सही क्वेश्चन किया मैं। अगला क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें पहले सागर था, उसमें उसके क्या प्रमाण है, कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में कई ऑप्शन दिए थे, जैसे ज्वालामुखी से, या फिर मुझे जो आंसर लगा उसमें जैसे जो वृक्ष और जीवाश्म के अवशेष मिले उसकी वजह से, तो मुझे ये ठीक लगा तो लगा दिया मैं। नेक्स्ट आया था डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने मंगू गुहा अवार्ड, कुछ इस टाइप का अवार्ड था डोनाल्ड ट्रंप को। तो ऑप्शन में था जापान, दक्षिण कोरिया, केन्या। तो ये भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। आंसर इसका केन्या है। बाकी इजराइल की संसद का जो अवार्ड मिला था, भारत की जो इजराइल की संसद का नेसेट अवार्ड दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इससे क्वेश्चन आया था। तो इसमें मोदी नहीं लिखा था, इसमें लिखा था कि भारत या किस देश को। ऑप्शन में देश दिए थे अलग अलग, तो भारत इसका राइट आंसर था, तो ये भी सही कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर के सभी हिस्से आउटपुट, इनपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सब किससे जुड़े होते हैं। आंसर इसका मदरबोर्ड था, लेकिन और भी ऑप्शन दिए थे और इसमें जो प्रोसेसिंग वगैरह लिखा था इसकी वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, इसकी वजह से मैं उसको मदरबोर्ड नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विंडो 11 में जो बिजली की बचत करने के लिए कंप्यूटर को क्या करते हैं कि ऑन ही रहता है, लेकिन उसको पावर सेविंग के लिए क्या करते हैं कि एक मोड में डालते हैं। वो कौन सा मोड है, तो वो है हाइबरनेट मोड। ऑप्शन में स्लीप मोड नहीं दिया था, केवल हाइबरनेट मोड दिया था, तो मैं कुछ दूसरा भी ऑप्शन था, तो 50-50 में ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट आया था पुणे में मेट्रो का शुभारंभ हुआ था अभी, तो कब हुआ था, तो 2022 इसका आंसर था इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऊर्जा को मापने के लिए, ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो ऊर्जा के लिए ऑप्शन दिया था शक्ति इंटू टाइम, शक्ति बटे समय, ऐसे दिया था। तो इसका सही आंसर था शक्ति गुणा समय, क्योंकि शक्ति होता है कार्य बटे समय, और समय से समय घट जाएगा तो कार्य बचेगा, कार्य को ही ऊर्जा बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। साइंस से एक और क्वेश्चन आया था, जो आया था कि आवेश से संबंधित, कि आवेश
किसी परिपथ में आवेश प्रवाह हो रहा है तो आवेश को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग करेंगे। इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा बोलते हैं, तो मुझे लग रहा था या तो उसका आंसर एम्पियर होगा, नहीं तो कूलाम होगा। तो उसने ऐसा अलग से कुछ बोला ही नहीं, बोला कि धारा को, उसको कूलाम को मतलब आवेश को कैसे नापोगे, तो मैं कूलाम ही लगा दिया, उसको तो कूलाम में नापते, ऐसा ही मात्रा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एसडीजी सूचकांक में इंडिया का क्या स्कोर रहा है, रैंक नहीं पूछा था इंडिया का क्या स्कोर रहा है 100 में से, तो मैं 67 लगाया था। थोड़ा बहुत मैं पहले पढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा याद था 67, नहीं तो और भी ऑप्शन दिए थे, 72 पॉइंट कुछ दिया था, और भी अलग अलग ऑप्शन दिए थे। और एक और क्वेश्चन जो आया था जीके से, जो कि था चेदी शासक। चेदी शासक मतलब जो उड़ीसा का खारवेल राजा था, इससे संबंधित क्वेश्चन था कि कौन सा शासक था, तो वो राजा खारवेल था इसका सही आंसर। और आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन आया था कि कर्नाटक में जो चिकमंगलूर ज़िले में लोहे की खदान है कौन सी है, जो कुद्रेमुख है, वो काई की खदान है, लोहे की है, काई की है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दिया था, तो ये मैं सही कर दिया था। नेक्स्ट आया था आपातकालीन। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20-21 वो बोल रहे थे कि मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो ऑप्शन में था 358, 356, 357, 8, 9 ऐसे करके था, तो मैं 359 लगा दिया, जो कि सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुष्यभूति वंश का कौन सा राजा था जो शकों को हराया था, शकों को नहीं घोड़ों को हराया था, तो उसमें ऑप्शन दे के रखा था जैसे प्रभाकर वर्धन दिया था, हर्षवर्धन दिया था, है ना, और भी ऑप्शन दिए थे, तो इसका सही आंसर था प्रभाकर वर्धन, तो ये भी मैंने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अर्थव्यवस्था में जो 20 सूत्री कार्यक्रम था वो किससे संबंधित है, और एक और आया था इसी से कि 1991 की औद्योगिक नीति से आया था अर्थव्यवस्था का एक क्वेश्चन, वो भी मैंने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर जो थे, पंडित रविशंकर वो किससे जुड़े हैं, तो वो सितार वादक थे, ये मैं सही कर दिया। अगला क्वेश्चन था कौन सी अनुसूची पंचायतों के गठन से संबंधित है, क्वेश्चन में देके रखा था कि 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची जिसमें 18 विषय हैं, ऐसे और भी ऑप्शन दिए थे, तो पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची थी जिसमें 29 विषय हैं, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन नियुक्ति हुए थे 2024 में, दिसंबर 2024 में, तो वो संजय मल्होत्रा हुए थे 26वें गवर्नर, है ना। अगला क्वेश्चन है आया था कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन दे के रखे थे, 4 ऑप्शन थे, कौन सी शैली से संबंधित है, दिया था ऑप्शन में द्राविड़ शैली, और नागर शैली नहीं दिया था, उसकी जगह कलिंग शैली लिखा था, तो मैं कलिंग लगाया, आंसर जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कलिंग शैली के हैं, है ना। उसके अलावा बेसर शैली ऑप्शन में देकर रखा था, है ना, इस टाइप से ऑप्शन थे, तो आंसर इसका था नागर शैली से, नागर शैली नहीं ऑप्शन में दिया था, इसलिए ये था कलिंग शैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि कॉपी जो कंप्यूटर में कॉपी होता है ना, मतलब टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाते हैं, ऑप्शन आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था कि 1973 का जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय में 13 जजों की पीठ बैठी थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि संविधान के मूल ढांचे का कुछ सिद्धांत था ऐसे कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसे करके था, तो ये कौन से केस में था, तो ऑप्शन अलग अलग देते हैं, पंजाब वर्सेस, है ना, शंकरी प्रसाद केस, और कौन कौन से दिए थे, तो इसका राइट जो आंसर था केशवानंद भारती वाला केस था, उसमें मूल ढांचे के प्रतिपादन किया जाता था सिद्धांत का कि संविधान में परिवर्तन कर सकते लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं करेंगे, वो प्रस्तावना से संबंधित कुछ था कि मूल अधिकारों से संबंधित था, तो ये जो राइट आंसर इसका था केशवानंद भारती केस 1973 का। अगला क्वेश्चन आया था कि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय जो किस क्रांति से संबंधित है, अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था नहीं, इसको बोलेंगे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन सी क्रांति से प्रेरित है, तो ये रूसी क्रांति इसका आंसर सही था, है ना। तो इस तरीके से मैंने इसमें टोटल 28 क्वेश्चन किए हैं जीके जीएस में अटेम्प्ट, जिसमें मुझे लग रहा है कि 5 क्वेश्चन तो मेरे सीधे सीधे गलत लगे हैं, इसके अलावा और 2-3 क्वेश्चन मान लें तो मेरे 8 क्वेश्चन के आसपास गलत हो जाएंगे, और टोटल माइनस कर लें तो 10 नंबर माइनस तो मेरे सीधे इधर हो जाएंगे जीके में 28 में से। उसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जो मैथ रीजनिंग में मैं किया हूँ टोटल 60 नंबर में से 58 क्वेश्चन किया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 58 सही हो जाएगा, है ना, किस्मत ठीक रहा तो 58 सही हो जाएगा, तो 58 वो नंबर आ जाएंगे। उसके अलावा बोले तो 10 नंबर कट जाएंगे पूरे से, 86 में से 10 नंबर कटेंगे तो 75 के आसपास तो नंबर आ जाना चाहिए कट के। बाकी मैथ वगैरह में बात किया जाए तो रीजनिंग भी बहुत सरल आ रहा है, 30 में से 30 आराम से कर दोगे, जिसमें आपको न किससे कथन निष्कर्ष वगैरह आ रहा है, कुछ भी है ना। दिशा से संबंधित डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन थे कि ये पश्चिम की तरफ इतने किलोमीटर जाता है, पूर्व की तरफ फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, है ना, 3-4 क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट में, है ना, और 5-6 क्वेश्चन समझो, क्योंकि उसमें सर्किल में आया था
एक में 6 लोग बैठे थे, एक में 7 लोग बैठे थे, 2 क्वेश्चन ये हो गए। एक सीधी रेखा में बैठे थे, एक का स्थान था दाएं से बाएं से ऐसे करके देखे रखा था, 25 लोग थे, है ना। उसके अलावा आया था कि एक से मंजिल वाला देखा होगा कि 1 से 6 मंजिल तक है, ये इतनी मंजिल पे रहता है, उतनी मंजिल पे रहता है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और आया था कोडिंग डिकोडिंग से, तो क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा जैसे दिया रक्त संबंध है ना, ब्लड रिलेशन से संबंधित, ए बी का पिता है, इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन थे। बाकी मैथ में देखा जाए तो ट्रेन से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 1-2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, रेशियो से 3 से 4 क्वेश्चन थे, और अपना प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन थे, CISI से भी संबंधित, है ना। उसके अलावा साधारण ब्याज वो बता ही दिए, उससे ही तो थे, है ना। बाकी नंबर सिस्टम वगैरह से भी क्वेश्चन थे, और इस टाइप से क्वेश्चन पेपर थोड़ा ठीक ठाक था। लेकिन मैथ रीजनिंग थोड़ा टफ तो नहीं बोलेंगे, करने लायक थी, लेकिन वही है कि गलत हो जाता 50-50 में। जब वो 4 ऑप्शन दिखते हैं तो ज़्यादा पढ़ा हो तो भी कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होती है। जैसे पुष्यभूति वंश वाला आ गया, अब कुछ लोगों को लगा होगा कि इसमें हर्षवर्धन सही आंसर होगा, है ना, क्योंकि वही प्रतापी राजा था उस टाइम का, उसी ने हुणों को पराजित किया होगा। लेकिन वो मैं फिर भी सही किया, मैं प्रभाकर वर्धन किया। और साइंस में 1-2 कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। इस तरीके से ओवरऑल क्वेश्चन पेपर तो एकदम ठीक ठाक आ रहा है ना। मतलब जो अटेम्प्ट भी ज़्यादा करेगा और उसका गलत ज़्यादा नहीं होगा तो आराम से हो जाएगा उसका सिलेक्शन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, 3 साल मुझे कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं अभी मुंबई जोन में कार्यरत हूँ, तो मैंने अपने जोन से फॉर्म भरा था, भोपाल जोन से ग्रुप डी का फॉर्म फिर से भरा था। उसमें मेरे 75 नंबर हैं। और अभी CA का जो एक्ट अप्रेंटिस वाला जो विवाद चल रहा था तेलंगाना कोर्ट में, उसका भी जो है रिज़ल्ट आ गया है। तो जल्दी ही रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो मेरे 75 के आसपास नंबर थे, वो बढ़ के 80 के आसपास हो जाएंगे। तो मन तो नहीं हो रहा है कि ग्रुप डी में इधर से जाएं, लेकिन चूँकि घर के पास पहुंचेंगे तो उसमें अच्छा है। इसके अलावा भी ये पेपर में देखो कौन सा ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया था। इसमें मेरा क्या हुआ कि ग्रेजुएट में मेरा केवल उसमें हुआ है, गुड्स गार्ड में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे चश्मा लगा, इसकी वजह से उसमें कोई मतलब नहीं है। CBT 2 देने को मिलेगा, हालांकि आगे CBT 2 दे सकता हूँ। इसके अलावा भी सेंट्रल रेलवे में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा संख्या में GDC की वैकेंसी आई है ना। GDC डिपार्टमेंटल कोटे की वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म भरा गया है ना, मॉडिफिकेशन भी हो गया है, तो उसका भी एग्ज़ाम होने का चांस है। तो मुझे ज़्यादा करके लग रहा है कि उसमें आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उसमें हम लोग क्या ड्यूटी करते हैं 8-9 घंटे ड्यूटी करने के बाद इतनी थकावट हो जाने के बाद पढ़ने का टाइम तो उतना नहीं मिल पाता है। फिर भी पढ़ रहे 2-3 साल से पढ़ाई पे लगाए हुए अपने आप को जैसे भी करके, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ग्रुप डी और अन्य रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटजी वगैरह क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो 3 बार ग्रुप डी का पेपर दे चुका हूँ टोटल। क्योंकि ये 2017 में पहले दिया था, सबसे पहले तो मैं 2 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद 2019 वाला आया था ना, 19 वाला पेपर में दिया था। 19 वाले पेपर में मेरे कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा थे, है ना, जो कि फाइनल फिर मेरिट आया था तो 10 नंबर और मेरिट ऊपर चली गई, तो मेरे फिर भी 10 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। और इस बार भी मैं जॉब करते हुए ग्रुप डी का पेपर फिर से दिया और इसमें भी मेरे ठीक ठाक नंबर आए हैं। आगे फिजिकल वगैरह रहेगा मन तो करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे मैथ रीजनिंग वगैरह और साइंस GK GS वगैरह की, विशेषकर साइंस की अच्छे से बना सकते हैं। और ग्रुप डी से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।